तो बिजनेस चलता अपॉर्चुनिटी से है। ओवन बनाते हैं हम। मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ट्रेडिशनली रन बिजनेस। मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि एप्पल का फ़ोन इंडिया में बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनली रन की जाती थी। गवर्नमेंट हैज आल्सो कम अप विद लॉट ऑफ सब्सिडी। कौन सी बड़ी चैलेंजेस है आज के डेट में भी एमएसएमई ओनर्स के लिए? सब्सिडीज आ रही है। आज के डेट में भी एमएसएमई इंडस्ट्री में किस चीज़ के लिए क्या सब्सिडी है ये पता नहीं है। एसईडब्ल्यू सरफेस कोटिंग अगले 10 साल में कहाँ होगा? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में। हर एपिसोड की तरह ये एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज आज के एपिसोड में हमारे साथ है सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, अ डायरेक्टर ऑफ एसईडब्ल्यू सरफेस कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर रोहन बीसे जी। लेट्स वेलकम हिम ऑन एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। वेलकम टू एक सोच सर। नमस्कार, थैंक यू। Namaskar and thank you so much for being there today on एक सोच couch and I'm sure that ये जो एपिसोड, जो पूरा एपिसोड लोग जो देखने वाले हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है। Yes, sure, hopefully. So thank you so much once again. This entire podcast is about एक सोच, one idea that changed your life. और मेरी मान्यता है कि हम जो भी सोचते हैं उसी से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आपकी कौन सी ऐसी एक सोच थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप अपने फादर के बिजनेस में जुड़ जाए? एक सोच, ये नाम ही बहुत अच्छा है। एंड एक सोच की अगर हम बात करें तो व्हाट वी थिंक इज़ व्हाट वी टॉक एंड व्हाट वी टॉक इज़ व्हाट वी डू। सो अगर हम ऐसे ही रहे तो यही एक सोच है कि हम जो बोलते हैं वही करना चाहिए। करेक्ट। तो इससे ही चीज़ें लाइफ में भी और बिजनेस में भी सिंपल होती है। बिल्कुल। मैं उस पर ही बिलीव करता हूँ कि हम जो बोलते हैं वो करना चाहिए। करेक्ट। सो जैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत, यू आर एन इंजीनियर, राइट? इंजीनियर टर्न्ड एन एंटरप्रेन्योर। यस। हाउ वाज दैट ट्रांजिशन? एक तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बीइंग अ सेकंड जनरेशन, यू मेंशन इट वेल। तो उसमें हमेशा ये होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, एक जनरल प्रैक्टिस ऐसे देखी गई है कि जिसमें फर्स्ट जनरेशन हमेशा बोलते हैं कि मैंने हाथ काले किए हैं तो तू भी कर। फॉर्चुनेटली करेक्ट। मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ। ओह, इसके लिए मेरे पिताजी है रमेश भिसे, वो उनका सोच बहुत फोकस्ड और ट्रांसफॉर्मेटिव है। उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं बोला कि हाथ तू भी काले कर। यस, बट जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे मुझे जाने के लिए बोला गया, कभी कभी फोर्सफुली बोला गया। एक्चुअली मेरी जर्नी की शुरुआत एज ए एंटरप्रेन्योर वो वैसे हुई नहीं। एक्चुअली पापा का एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के कारण वो गाड़ी चला नहीं पा रहे थे और मैं फ्री था। मुझे तब नई नई गाड़ी सीखी थी तो गाड़ी चलाने का शौक था, तो मैं उनके साथ चला गया और फिर वहाँ पे साइट पे इंस्टॉलेशन चालू था। तो इंस्टॉलेशन के टाइम मैं वहाँ पे खड़ा रहा। मैं बहुत मतलब होल डे आई स्पेंड ऑन साइट और फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने सवाल पूछना चालू किया। फिर मैंने पापा को बोला कि मैं आपको घर पे ड्रॉप करूँगा। पापा का 2-3 दिन का ही प्रोग्राम था। उनको ड्रॉप किया और मैं वापस बस से आ गया साइट पे। वो साइट चल रही थी, 2-3 महीने साइट चली। मैं लगभग 1-1.5 महीना वहाँ रुक के बहुत सारी चीज़ें सीखा वहाँ से। आपने बेसिकली ग्राउंड पर जा करके सीख लिया? हाँ, सीख लिया। और ये कभी पापा ने मुझे फोर्स नहीं किया। और पापा ने कभी मुझे बिजनेस में आने के लिए भी फोर्स नहीं किया। मैं भी यही उनका स्ट्रैटेजी रहेगा शायद। ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिना बोले अलग वे में मुझे बिजनेस में इन्वॉल्व किया। मुझे मेरा बड़ा भाई भी है
सो उसने तो क्लियरली बोल दिया था कि मुझे आपके बिजनेस में नहीं आना है, उसका अलग बिजनेस है, ही इज़ डूइंग वेल। सो शायद तब पापा को लग रहा होगा कि अब दूसरा बेटा भी नहीं आएगा तो ये कौन संभालेगा। तो पापा ने फोर्सफुली बिना बोले ऐसे इस तरीके से शायद मुझे इन्वॉल्व किया होगा। he rooted, he made हाँ, a step Yes. जहाँ पे आप वहां तक पहुंच जाओ। हाँ, So जैसे कि आपने कहा कि मैं फैक्ट्री में गया तो मुझे अच्छा लगा। So what was that thing that made you changed your entire perception towards entrepreneurship? जब तक मैं घर पे रहता था और पापा के फ़ोन कॉल्स वगैरह चलते थे, तब सुनता था ये करना है, वहाँ करना है, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये अपना नहीं है काम, ये हम नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। बट जब मैं एक्चुअली फैक्ट्री नहीं, साइट पे गया और तब हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था, फैक्ट्री भी नहीं था। तब पापा खुद डिज़ाइन करते थे, डिज़ाइन करके वेंडर्स के पास अलग अलग जगह पे फैब्रिकेशन होता था, वो सब ट्रक से साइट पे जाता था कस्टमर के यहाँ पे, और कस्टमर प्लेस पे वो इंस्टॉलेशन होता था। इंस्टॉलेशन टीम इन हाउस थी हमारी। तो मैं साइट पे गया और वो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और तब मैं ये देख रहा हूँ कि वो एसी मैन्युफैक्चरर कंपनी थी, एयर कंडीशनर। तो मैं देख रहा था कि एयर कंडीशनर हमने दिए हुए मशीन में कोटिंग हो रहा है, और वो एकदम मतलब प्राउड फील हुआ यार, हम कुछ अलग कर रहे हैं। करेक्ट। और वो तब से थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चालू हुआ, और फिर धीरे धीरे मैं हर साइड पे जाना चालू कर दिया मैंने। और देन आई हैव डिसाइडेड के Now I want to do this. यस यस। So it is rightly said कि सेकेंड जनरेशन के पास जिनके घर में बिजनेस हो तो उनके ब्लड में बिजनेस होता ही है। यस। और सेकेंड जनरेशन के पास ऑटोमेटिकली इट्स बीन पास्ड ऑन, यस। ओके, टू द सेकेंड जनरेशन। बट जैसे ही आप बिजनेस में एंटर करते हो, जैसे आपने कहा कि मुझे वो दिक्कत नहीं हुई कि मैंने जो किया वो तू भी कर, है ना। बट आई एम श्योर दैट देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कहीं ना कहीं ये हुआ रहेगा। हाउ डिड यू मैनेज दैट? तो एक्चुअली पापा के साथ ये सब चीज़ें हुई नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो है वो बहुत इजीली हुआ, मतलब फ्रॉम पापा टू मी जो कुछ अथॉरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वो बहुत स्मूथली हुआ। दिक्कत मुझे पापा की जो टीम थी, वो बहुत सालों से पापा के साथ थे। तो जब मैं कुछ चीज़ें बोलने जाता था तो तब ये था कि यार ये बच्चा मुझे सिखा रहा है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत स्ट्रगल हुआ, बट समहाउ वो मैनेज हुआ। मैंने कुछ चीज़ें सुनी भी, और कभी कभी ऐसा होता था कि यार मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये सामने वाला सुन नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पापा का था कि मतलब और एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कभी भी ट्रैवल करता था तब सिचुएशन ऐसा नहीं था कि सीधे एयर टिकट निकालो और निकलो। तो बहुत बार सोच के ट्रैवल करना पड़ता था, बस, ट्रेन। तो पापा हमेशा बोलते थे कि यार अभी तेरा टाइम इम्पोर्टेंट है। मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया है, बस से ट्रैवल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू भी वही करना चाहिए, फ्लाइट पकड़ और जा। ये पापा के हमेशा था। तो पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। तो मुझे वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने देखे, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये सब स्ट्रगल किया है। और पर्टिकुलरली जो टीम होती है पापा के ज़माने, बिकॉज ऐसी उनका सोच बना है, बिकॉज उन्होंने मतलब स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। या करेक्ट। और पापा के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो बैक ऑफ द माइंड ये भी रिस्पेक्ट था कि इनकी वजह से आज कंपनी खड़ी हुई है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन होते थे, लेकिन वो रिस्पेक्ट हमेशा उन्होंने भी रखा, मैंने भी रखने की कोशिश की। तो स्मूथ हुआ। कुछ डिसीजंस हार्श लेने पड़ते हैं, जो मैंने लिए भी, तब ज़रूरत थी बिजनेस को, तो वो ले लिए। उसके कारण थोड़े से पापा को भी कभी मतलब दुखी हुए, वो टीम भी कई जगह पे दुखी हुई, बट तब अल्टरनेटिव था नहीं। Yeah, so I guess the only difference with first generation was जो traditional run businesses होते थे, वहाँ पर employee को there was no barrier. हाँ. It was absolutely a comfort zone.
right? And there was a lot of trust and you know a lot of freedom which was been given, right? I'm sure जो नया जनरेशन आता है, यंग ब्रेन आता है, उसको चीज़ें फास्ट करनी होती है. यस तो शुरुआती दिनों में आई एम श्योर दैट आपको भी कई सारी चैलेंजेस आई रहेगी. यस यस How much time it took for you to manage all these challenges and be in the game? एक्चुअली चैलेंजेस मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करता हूँ. चैलेंजेस कैसे आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के लिए इट इज़ अ स्टार्ट. सो गोल जो है ना वो भले अगर फेल भी हुआ तो वो मतलब वो टारगेट नहीं है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है. भले यस एज अ बिजनेस इट इज़ अ गोल सेटिंग, Yeah, बट स्टिल वो कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, वो खुद ड्रॉ कर रहे हैं. exactly. बट फॉर सेकंड जनरेशन वो लाइन उन्होंने ड्रॉ करके रखी है, उसके आगे की लाइन ड्रॉ करनी है. और उसके पीछे आ गए तो खत्म है. Yeah. मतलब True. फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसा ही है वो जो है वैसा ही चला रहे. Correct. तो ये सोच के मैंने हमेशा काम किया. तो काम करने के टाइम मेरे हिसाब से लगभग 5-6 साल गए मुझे ये 100% मेरा डिसीजन मेकिंग के लिए. आज भी पापा ही इज़ एट 70, स्टिल ही यूज्ड टू कम टू फैक्ट्री. 2 घंटे आते, 3 घंटे आते. वो एक है ना, सचिन तेंदुलकर अगर टीम में है तो इस हिसाब से ही मेंटली बहुत रिलैक्सेशन होता है, वैसे ही है. सो पापा आते हैं तो सब थोड़ा सा वो एक कॉन्फिडेंस रहता है, मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता है. Correct. Correct. बट 5-6 साल गए मेरे. So मिडल ईस्ट का एक्सपांशन किस तरीके से हुआ? सो मिडल ईस्ट का एक्चुअली हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एक्सपोर्ट में कुछ करना है. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे. फिर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर जिनको हमने इंडिया में कुछ प्लांट दिया है, Okay. तो उनका एक्सपेंशन आ रहा था दुबई में. सो इनिशियली उन्होंने हमारे से बात किया, बट हमने वहाँ पे कुछ काम किया नहीं था, तो सर्विस और ये सब के लिए वो थोड़े से वरीड थे. बट फिर मैंने उनको बोला कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं वो सर्विस का सोच के ही करूँगा, बिकॉज मैं अगर सर्विस नहीं दे पाया तो मुझे वापस वो मार्केट में काम नहीं मिलेगा. सो उन्होंने भरोसा रखा एंड मेरा पहला प्रोजेक्ट दुबई का हुआ, सक्सेसफुली हुआ. अभी 4-5 साल से वो प्लांट चल रहा है. और विद दैट रेफरेंस फिर हमने धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपेंशन किया, एग्जीबिशंस किए और अच्छा खासा बिजनेस मिल रहा है. और ये एक बहुत अच्छी बात है कि स्टिल चाइना इज कॉम्पिटिंग, बट इंडिया के बारे में, भारत के बारे में आज एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट है, जो शायद बहुत बार हम भी बोलते हैं ना चाइनीज मटेरियल लाया है. करेक्ट. सो चाइना में भी अलग अलग क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि चाइना का मटेरियल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड ही है. या चाइना का भी अच्छा मटेरियल मिलता है, बट उनका मार्केट में नाम ऐसा हो गया है. या लाइक दैट इंडिया का नाम अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है. टेक्निकल पीपल या ट्रस्ट वर्दी पीपल ऐसा हो रहा है. तो वो भी एक बेनिफिट मिला. वहाँ पे अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके थ्रू अच्छा इंक्वायरीज आती है और वहाँ पे अभी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हम लोग. वाओ. सो बिजनेस चलता अपॉर्चुनिटी से है. यस राइट. यू फाउंड आउट अ राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मिडल ईस्ट यस कि वहाँ पे क्या कर सकता हूँ और किस तरीके से एक्सपांशन कर सकता हूँ. यस. वैसे ही जैसे अपने शुरुआत में अपनी कंपनी को ज्वाइन किया, what was that one opportunity that you found out and what changes that you brought? सो शुरुआत में मैंने जब ज्वाइन किया तब फ्रैंकली ये था कि मतलब कब मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस करना है, तो मैं साइट पे जाता था, बट वो एंजॉय करने के लिए जाता था. मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ज्वाइन करना है. तो एक इंस्टॉलेशन चल रहा था वहाँ पे, हमारा ओवन बनाते हैं हम, तो उसमें बर्नर फायर करना था और अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से वो डीजल का पाइपलाइन वगैरह का काम बाकी था. अच्छा. सो मैंने सोचा कि अभी ट्रायल देना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा.
सो मैंने मेरे साइड के लोगों को पूछा अब क्या करेंगे, वो कस्टमर आएगा तो वो अब सुन के नहीं लेगा। तो हमने क्या किया, ये सोचा कि एक बैरल लाएंगे डीजल का, उसमें डीजल भरा, उसमें फ्लेक्सिबल पाइप हार्डवेयर के दुकान से खरीदा, उसमें डाल दिया और बर्नर चालू कर दिया। वाओ। एंड दैट टाइम वो चालू हुआ, ट्रायल हुए, फिर पापा ने वो चीज़ और हमारी टीम ने बहुत ये चीज़ अप्रिसिएट की और कस्टमर ने भी अप्रिसिएट किया कि ठीक है, आपने ट्रायल लेना था, आपने ट्रायल ले लिया, भले वो प्रॉपरली नहीं हुआ है ट्रायल, लेकिन आपका अप्रोच जो है ना कि करना है तो करना है, ये अप्रोच से वी आर वेरी सेटिस्फाइड। और तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस हम ये बिजनेस कर सकते हैं। तब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। Wow, that's amazing. So talking about manufacturing in India, ना, it is a very traditionally run business. आज के डेट में भी कई लोग ट्रेडिशनली ही चला रहे हैं. Now there are a lot of changes happening because of Make in India. Yes. Would you like to throw some insights on that? मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और हमने कभी भी सोचा नहीं था कि एप्पल का फ़ोन इंडिया में बनेगा, कभी भी सोचा नहीं था। या इतनी सारी एयर कंडीशनर इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना हमारा, मैन्युफैक्चरिंग में इतना हमारा नाम नहीं था। बिल्कुल नहीं। आज के डेट में ऑलमोस्ट वर्ल्ड लीडर जो मैन्युफैक्चरर है ऐसी इंडस्ट्रीज के, वो सारे इंडिया में है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के सारे जो लीडर है वो इंडिया में है, और वो इंडिया में सिर्फ बेच नहीं रहे, बना के बेच रहे। सो इट मीन्स मेक इन इंडिया इज वर्किंग। करेक्ट। और मेक इन इंडिया सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। यू मेंशन के ट्रेडिशनली बिजनेस करते थे लोग, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ट्रेडिशनली रन की जाती थी। आज के डेट में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जो मतलब वर्ल्ड की, अगर चाइनीज़, जापानीज़, यूरोपियन, इन लोगों से भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी ग्रोइंग आपको इंडिया में दिखेगी। और उसी स्टैंडर्ड से, उसी सारे रूल्स से, उसी सारे सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करके हम आज के डेट में इम्प्रूव कर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% हम हो गए, बट इट हैज स्टार्टेड. It has started and people are taking a lot of initiatives. Yes. And government has also come up with a lot of subsidy. Yes. For manufacturers. I guess eventually it is helping manufacturers in India a lot. Yes. Now talking about MSME segment, क्या लगता है कौन सी बड़ी challenges है आज के डेट में भी MSME owners के लिए? So MSME owners के लिए you mention it very well के subsidies आ रही है, but आज के डेट में भी MSME इंडस्ट्री में किस चीज़ के लिए क्या सब्सिडी है ये पता नहीं है। वेरी राइटली सेड। बहुत सारी ऑलरेडी सब्सिडी गवर्नमेंट ने बजटिंग करके रखी है, बट समहाउ एज अ MSME मुझे भी पता नहीं है, कंज्यूमर्स तक पहुंच नहीं पा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें बहुत काम करना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट ने सारा बजटेड करके रखा है, तो एज अ MSME इंडस्ट्री ऑल्सो कुछ इनिशिएटिव लेके एज अ पहले क्लस्टर वगैरह जैसे होते थे वैसा करके ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक करने की बहुत ज़रूरत है। ये मटेरियलाइज होगा तो 100% चीज़ें इम्प्रूव होगी। R&D आज के डेट में MSME में कभी भी R&D डिपार्टमेंट ही नहीं रहता, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट कुछ करना ही नहीं है, जो चल रहा है उसको चलाना है, बस थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना है, दैट्स ऑल। लेकिन आज के डेट में अगर R&D के लिए MSME सोच रही है तो आई एम श्योर कि उसके लिए भी गवर्नमेंट इन फ्यूचर, या शायद होता भी होगा कुछ R&D के लिए, लेकिन MSME तक वो आ नहीं पा रहा है, इंफॉर्मेशन आ नहीं पा रही है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग गुड इन्फॉर्मेशन। यस। सो क्या लगता है MSME में डिसीजंस कैसे ली जाती है फिर? MSME में ट्रेडिशनल वे में अगर बात करें तो एक हम हमेशा बोलते हैं कि ओनर बेस्ड कंपनी या लाला कंपनी तो लाला कंपनी में राइटली सेड, उन्होंने बोला खत्म, वैसे ही करना है।
बट अभी एमएसएमई एज आई मेंशन के बहुत सारे सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं आज के डेट में। सैप, ईआरपी, ये सारे जो एज अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो चीजें है वो भी अभी एमएसएमई अडॉप्ट करना चालू कर रहे हैं। तो अभी डिसीजन मेकिंग एमएसएमई में भी अभी टीम वर्क का डिसीजन हो रहा है, टीम डिसीजन हो रहा है। तो ये भी कल्चर धीरे धीरे बदल रहा है। सो बेसिकली योर कंपनी डील्स इनटू सरफेस कोटिंग, सो क्या आप बताना चाहोगे उसके बारे में थोड़ा और? तो सरफेस कोटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। बेसिकली हम मेटल को कोटिंग करने के लिए जो प्लांट मशीनरी लगती है, इट्स अ स्पेशल प्रोसेस मशीनरी, तो वो हम बनाते हैं। तो उसमें पाउडर कोटिंग है, लिक्विड पेंटिंग है, वार्निश कोटिंग है। तो ये सारी चीज़ें, आप कोई भी चीज़ें, मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, फर्नीचर इंडस्ट्री हो, इन सारी चीज़ों में कोटिंग इज मस्ट अगर मेटल है। तो वो मेटल को कोटिंग करने के लिए हम लोग प्लांट पूरा सेटअप करके देते हैं। ओह वाओ। इसमें ये भी है कि करोजन रेजिस्ट भी हो जाता है और मटेरियल का एस्थेटिक वैल्यू भी इम्प्रूव हो जाता है। So as I said that entrepreneurship is all about identifying that gap and I'm sure that आपने वो gap बहुत अच्छे से identify किया है। Yes. क्या लगता है विकसित भारत 2047? How, if I talk about surface coating industry, where do you see this industry? जैसे जैसे इंडिया का ये ग्रोइंग स्टेज है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, सरफेस कोटिंग में कोई भी अल्टरनेटिव मुझे अभी नहीं दिख रहा है। Correct. वी आर इन गुड इंडस्ट्री जो फ्यूचरिस्टिक वेरी निश मार्केट। यस, जिसमें क्या है कि ऑटोमोटिव में भी ये सारी चीज़ें आएगी। भले उसमें मटेरियल भी चेंज हो जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कोटिंग या पेंटिंग करना ही पड़ेगा। एज अ सरफेस कोटिंग इंडस्ट्री इसमें तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया में, और जितने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा उतना प्लांट और मशीनरी लोग लेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ते रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट this industry as a whole, you have started with your father. Yes. You expanded to Middle East. How different is Middle East market from Indian market? So Middle East, there are so many Indians, so many Gujaratis. So actually अगर हम मार्केट का अगर एक्सपेक्टेशन को देखें तो एक्सपेक्टेशन में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सिर्फ एक है एज अ सरफेस कोटिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर अलग है, वेदर अलग है। तो वेदर कंडीशन के कारण कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। वही है, बाकी 100% इंडियन मार्केट, इंडियन लोगों के लिए वो मार्केट वेलकम कर रहा है। हाउ अबाउट क्लोजर्स? डू यू फेस एनी काइंड ऑफ, मतलब ऐसे कभी चैलेंजेस फेस करते हैं हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने या फिर रिटेन करने के लिए? हम उसमें एक कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं। सो आवर बिजनेस इज वन टाइम बिजनेस। एक्चुअली हमने एक बार मशीन दिया तो जब उनका एक्सपेंशन आएगा या नया प्लांट आएगा तभी लगने वाला है। तो बहुत बार वो कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है। Very rightly said. तो हम कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें करते हैं। पर्सनलाइज्ड अप्रोच, Yes, जहाँ पे लोगों को ये लगे कि देयर आर पीपल हु कैन गिव अस सर्विस। यस, सर्विस इज वन पार्ट। बहुत बार क्या होता है ना, एक वो चीज़ है एज ए एमएसएमई इंडस्ट्री, वो थोड़ा सा ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रेनिंग और आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत बार क्या होता है ना कि सब लोग मेरा प्रोडक्ट क्या है या मैं आपको ये दे दूंगा, इसमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये बिलीव करता हूँ कि सामने वाले का दो चीज़ें रहती है। जब कस्टमर आपको अप्रोच होता है तो एक उसका रिक्वायरमेंट जो है, जो उसको पता है, और एक रिक्वायरमेंट जो उनको पता नहीं है। करेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ड्यूरिंग द डिस्कशन। ट्रू। तो वो अगर आपने समझ लिया और वो समझ के अगर आपने प्रोडक्ट बेचने की जगह पे आपने सॉल्यूशन देने की कोशिश की तो सेल्स ये सेकेंडरी है, वो अपने आप हो जाएगा।
Very मतलब rightly वो बाय डिफॉल्ट है। तो बहुत बार ये भी एक एमएसएमई इंडस्ट्री में है, कुछ भी हो जाए, मेरा ओवन, मेरा बूथ, मेरा प्लांट, करेक्ट मेरा करेक्ट प्रोडक्ट, करेक्ट करेक्ट इसके अलावा हम सोचते नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर सामने वाले की रिक्वायरमेंट समझ के हमने सोल्यूशन, भले शायद एक आध प्रोजेक्ट मिलेगा भी नहीं, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा इंटरनल सेल्स रिव्यू जब होता है तब सेल्स इंजीनियर बोलते हैं या मार्केटिंग से कुछ इंक्वायरी आती है तो बोलते हैं कि उनको ये चाहिए। तो बहुत बार हम डिस्कस करते हैं, ये ज़रूरत ही नहीं है उनको, क्यों इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हो आप? उनको बताओ कि ये ऐसा मत करो, ये यहाँ से करवा के ले लो, आपका काम हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन अगर हम देना चालू करेंगे तो बिजनेस अपने आप होते रहेगा। शायद वो तब मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब उनको रिक्वायरमेंट रहेगी तो 100% वो हमें बुलाएगा। Now talking about AI in manufacturing segment, what is the role of AI in your industry? See, now we have adopted Industry 4.0. AI, we are working something, but अभी तक वो प्लांट लेवल पे या हमारे प्रोडक्ट लेवल पे हम 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। बट कुछ ऑटोमेशन में हम काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ R&D चल रही है, जिसमें हम AI को यूज़ करके वो ऑटोमेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी तक 100% वो प्रूव नहीं हुआ। बट यस, फ्यूचर वही है, फ्यूचर वही है। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी AI इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो चुका है। यस। लवली, एंड पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। यस। वाओ, दैट्स अभी ऑटोमेशन ये नीड होते जा रही है, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल के सभी जगह पे ग्रोथ अच्छे से चल रहा है। तो मैन पावर बहुत चैलेंजिंग है, वेरी चैलेंजिंग। सो एंड अगर मैन पावर आपको कम करनी है तो ऑटोमेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, दूसरा कुछ सॉल्यूशन नहीं है। और उसमें एक मैं कस्टमर के साथ बात कर रहा था एक बार, तो मैंने उनको बोला कि सर आप ये ऑटोमेशन मत करो, आपका पेबैक ही नहीं निकल रहा है। वो करने के लिए रेडी था, लेकिन मैंने बोला पेबैक। तो उसने बहुत अच्छा मुझे एक चीज़ बताई कि रोहन भाई, कैसा है ना कि अगर मैं हर चीज़ों में पेबैक देखूँ तो बुर्ज खलीफा कभी नहीं बनता। एग्जैक्टली। तो वो एक अलग सोच है कि मैंने ऑटोमेशन किया है, बिकॉज ऑफ दैट मेरा मैन पावर का इशू रिजॉल्व हो रहा है, और शायद वो ऑटोमेशन के कारण इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग कि मेरे फैक्ट्री में ऐसे ऐसे ऑटोमेशन करके हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। करेक्ट। तो वो भी एक मार्केटिंग। मैन पावर के साथ टाइम भी तुम्हारा काफी कम हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग AI। यस, you know, your automation itself brings lot of good time that you have saved with the cost. यस। So it's very important to have AI in manufacturing industry and you know start implementing those things. Talking about B2B market, what do you think that you know B2B market में is it absolutely workable on client relationship or it's just you know getting new customers all the time? हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फॉर अस इट इज़ ऑलवेज अ न्यू कस्टमर, बिकॉज यस रिपीट कस्टमर्स आर देयर। वो तो मतलब इट इज़ अ मस्ट। हम इंटरनली हमेशा ये सोचते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर का नया एक्सपेंशन आ रहा है और उसमें अगर आपको वो प्रोजेक्ट का ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो इट इज़ योर फेल्यूर, ऐसा ट्रीट करते हैं हम इंटरनली ऑल्सो। तो रिपीट कस्टमर इज़ अ मस्ट, ये पॉलिसी है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने आइदर सर्विस नहीं दिया है प्रॉपरली या तो उसको डिलाइटफुल नहीं रखा है। करेक्ट। तो ये एक है, बट कैपेक्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो शायद अभी प्लांट लगने के बाद 2, 3, 4 साल बाद या 10 साल बाद लगेगा। तो हमारे लिए हमेशा नया कस्टमर ही है। तो B2B में एज अ सरफेस कोटिंग इंडस्ट्री, प्लांट इंजीनियरिंग में ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। बट जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है वैसे वैसे वी आर गेटिंग अ गुड प्रोजेक्ट्स। It's very, very important to understand the financial discipline. And it's a huge world, right? So understanding that might take some sort of
you know, integral trainings. हाँ, इंटीग्रल You know, ट्रेनिंग। how important is the role of T&D in MSME? आज के डेट में ऐसा एज अ एमएसएमई मैंने जैसे बोला कि आर&डी या ऐसे कोई एक्टिविटी थी नहीं पहले, अभी 4-5 साल से ये शुरू हुई है। शुरू हुई है। तो आई थिंक ट्रेनिंग, आर&डी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एडॉप्ट होगी और आई एम श्योर के एमएसएमई इंडस्ट्री इन इंडिया, आई थिंक 2047 में जो हम विकसित भारत की बात करें, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। 100% आई एम कॉन्फिडेंट। For our economy as well. यस यस। So what is one last message you want to give to all our viewers? इंडिया के दिन है, भारत आज जिस लेवल पे खड़ा है, आज के दिन में हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम भारतीय हैं और ऐसे मार्केट में खड़े हैं कि जहाँ पे अगले 50-60 साल सिर्फ इंडिया के हैं। सो हम जो कुछ कर रहे हैं वो नेशन फर्स्ट रख के करना चाहिए Yeah. और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे दिन है, हमारे दिन आ चुके हैं। आ चुके हैं। यस। So thank you so much once again. We are heading towards the last segment of our show, that is rapid fire round. Make in India, is it a reality or रियलिटी, is it a reality? रियलिटी, नो सेकंड ऑप्शन। No second option. Okay. एक इंडस्ट्री जो सरफेस कोटिंग के बिना वन डे नहीं चल सकती। फूड। राइट। आपने अपने पापा से बेस्ट बिजनेस एडवाइस जो आपको मिली होगी, आपके पापा से आपको कौन सी बेस्ट बिजनेस एडवाइस आपको मिली है? बहुत सारी एडवाइस मिली है। एनीथिंग, एनी वन इफ यू वांट टू? पापा ने मुझे हमेशा ये बोला है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ना, उसमें हमेशा ये सोचो कि हम हमारे देश का, हमारे कस्टमर का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना। करेक्ट। भले उसमें थोड़ा नुकसान हमारा होगा, चलेगा, लेकिन हमारा नाम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान हुआ है। थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कुछ क्रिएट करना है तो आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस चाइना मैन्युफैक्चरिंग में 2030 तक कौन आगे होगा? इंडिया। दुबई में पहली बार गए थे, क्या रिएक्शन था आपका? दुबई में पहली बार गए थे, हमारे साथ मेरी सेल्स की टीम थी, तो सब मतलब जो नए भी कुछ लोग आए थे साथ में, तो सबके मन में ये क्रेज था बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। बट मेरे मन में एक ही था कि मैं कस्टमर को मिलके ऑर्डर को साइन ऑफ करके फिर शांति से बुर्ज खलीफा के पास आराम से कॉफी कैसे पीऊंगा। एक किताब जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। मैं आई बिलोंग्स टू आरएसएस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जो कुछ जर्नी है, ठीक है, मैंने बहुत बड़ा कुछ किया नहीं है, लेकिन जो कुछ किया है इसमें जो अच्छा हुआ है उसमें आरएसएस के शाखा का बहुत बड़ा रोल है। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, लोगों को साथ लेके चलना, ये सारा आरएसएस से सीखा है। और शायद ये कहने के लिए किसी लोगों को लग सकता है कि ऐसा क्यों आप राइट विंगर्स के जैसा बोल रहे हैं, बट आई कैन से इट प्राउडली, जो है वो 100% मैं जो कुछ सीखा हूँ वो आरएसएस से सीखा हूँ। सो आरएसएस किताब छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो आरएसएस की वजह से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। सेकेंडली, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इंसिडेंस है जिसमें अफजल खान को उन्होंने मारा था। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको वो 100% पढ़ना ही चाहिए। भले वो पूरा आप किताब मत पढ़ो, लेकिन वो पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, वो इंसिडेंट पर्टिकुलरली, क्योंकि बिफोर दैट इंसिडेंट जो कुछ उन्होंने प्लानिंग किया था माइक्रो लेवल पे, वो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Correct. और वो इंसिडेंट्स होने के बाद, मतलब वो इंसिडेंट्स आने के लिए जो कुछ समय लगा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट एग्जैक्टली, बट 9-10 साल लगे, मतलब चालू करने के बाद, स्वराज्य का स्थापना चालू करने के बाद। और वो 9 साल में जितना स्वराज्य का बॉर्डर था, अफजल खान को मारने के बाद अगले 13 दिन में उससे डबल किया था। तो कितना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया होगा। करेक्ट। आपके विचार कोई भी हो,
आप किसी को फॉलो करो ना करो, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन या एज अ न्यूट्रल पर्सन आप सिर्फ एज अ बिजनेसमैन आप इस इंसिडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। True that. यस एंड उनके बेटे जिनका पेशेंस, तो मतलब पेशेंस लेवल क्या होता है वो संभाजी महाराज ने सिखाया ही है। Correct. तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Talking about idol, when we are talking about RSS, अगर मैं RSS की बात करूँ, I'm sure that you might be having idol for yourself. Can you share a bit about it? मैंने किताब के बारे में आपको तो बताया, इसके अलावा मैं आज बहुत लोगों को ऐसे मिलता हूँ जिनसे कुछ चीज़ें मैं सीखता हूँ, उनसे इंस्पायर होता हूँ। मैंने आपको वो विनीत जी के बारे में बताया। बिल्कुल। उसके अलावा मैं जब साइट इंस्टॉलेशन के स्टेज पे रहता था तब ऐसे ही एक कस्टमर है मिस्टर अशोक काले करके। उनका लगभग 10-12 यूनिट्स है अराउंड इंडिया। ओके। उन्होंने मुझे तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई जिसका मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं इंस्टॉलेशन सुपरवाइज़र से मैं इंस्टॉलेशन मैनेजर बन गया। वाह। तो कुछ चीज़ें उन्होंने तब मुझे बताई कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो एक है। उसके अलावा एक वैसा ही एक कस्टमर है सवेरा इंजीनियरिंग करके। हमारे प्लांट में हम कुछ चीज़ें बाहर से लेते थे, तो हमेशा मुझे सवेरा के जो ओनर है मिस्टर प्रीतिश चटर्जी एंड मिस्टर अजिंक्य सावे, वो हमेशा बोलते थे कि ये प्लांट में आपको इन हाउस कुछ बनाना है और पहले वाला प्लांट और ये प्लांट में कुछ नया चाहिए, और उसके लिए अलग से बजट हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन करना है। पहले प्लांट में नहीं था, अभी किया है, तो कुछ इम्प्रूव करना ही है आपको। और वो हमेशा एक चैलेंज था, और वो चैलेंज मतलब आप एक्सेप्ट करो ना करो, आपको करना है। ये ऐसा फोर्सफुली प्यार से बोलते थे, और उनके कारण बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई। तो उनसे भी मैं बहुत बार कुछ चीज़ें होती है तो उनकी एडवाइस लेता हूँ। इसके अलावा दोस्त है, दोस्तों को हमेशा मिलता हूँ, उनकी एडवाइस लेता हूँ। तो ये सब है, इंस्पायरिंग है। इसके अलावा you learn from everyone. yes who are your resources, या जो आपके नेटवर्क में है। जैसे आपने बोला दोस्त को ही मिलता हूँ, दोस्त से भी सीखता हूँ। yes राइट। यू हैव योर पीपल हु माइट बी योर कॉम्पिटिटर्स, आप उनसे भी सीख रहे हो। yes राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर yes rather than only thinking about the competition. correct And this is what great leader does. yes Identifying a good thing in a person and executing that. yes And that is what you are doing it in your journey. So आज के यूथ को बेसिकली, दिस जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आज के यूथ को आप क्या बोलना चाहोगे पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में मैं ऐसा बोलूँगा कि आप आपके विचार रखो, न्यूट्रल होके सोचो सारी चीज़ें। न्यूट्रल रह के अगर सोचेंगे तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या जो लीडिंग पार्टी है उनको भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स बेटर टू बी लिटरेट यस with the politics. Okay, yes. it's not necessary कि आप politics में रहो या करो, जरूरी नहीं है, but be very much literal to understand how this whole system works. yes It's better to be literate with the politics. Okay, yes. it's not necessary कि आप politics में रहो या करो, जरूरी नहीं है, but be very much literal to understand how this whole system works. और इसमें एक ही चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपने बोला कि कौन से बुक पढ़ने चाहिए, इसमें 2-3 मैंने हिस्ट्री के चीज़ें बोली। इसके अलावा मैं एक इंसिडेंट छोटा सा मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे एक कस्टमर है मिस्टर विनीत बेदिया करके, बहुत यंग है, और उनके साथ डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी मुझे कि प्रभु श्री रामचंद्र को ये पता नहीं था कि वो भगवान है। जब वो आए थे, उनका अवतार हुआ, वो तो ह्यूमन बीइंग ही थे। True. तो फिर भी उन्होंने सोचा क्या कि ब्रिज बना के जाने का, तब के ज़माने में। उसी टाइम रावण जो बहुत खतरनाक था, उन्होंने सारे ग्रहों को अलग जगह पे लेके गया था। ऐसे शक्तिशाली के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखी और हराया।
उनको कहाँ पता था ये सारी चीज़ें मेरे हाथ से होने वाली है। करेक्ट। तब वो सोचते तो ये इम्पॉसिबल ही था ये सारी चीज़ें। तो विनीत जी ने ऐसा मेंशन किया था, आप भी ऐसा सोचना चाहिए कि इम्पॉसिबल चीज़ें बहुत बार हम अटेम्प्ट करते नहीं हैं, शायद वो हमारे हाथों लिखी होगी, तो आप अटेम्प्ट तो करो। वेरी राइटली सेड। तो ये बहुत मतलब मेरे मतलब ये मन में 100% ये बैठ गया जी, और मैं हमेशा इस हिसाब से सोचता हूँ। SEW सरफेस कोटिंग अगले 10 साल में कहाँ होगा? हम यूजुअली 5 साल का प्लान करते हैं हमेशा, बट आई कैन से कि SEW मिडल ईस्ट कवर करेगा, अफ्रीका कवर करेगा, एशियन कंट्रीज, रेस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज भी कवर करेगा, और SEW का हर जगह पे या तो रिप्रेजेंटेटिव होगा या तो ऑफिस होगा। Amazing vision and wish you all the best, Rohan ji. I'm sure that you're going to achieve with a very huge speed and the success. Thank you so much. Thank you so much once again. And to all the viewers, do watch this entire episode because I'm sure you're going to take a lot of things, especially those who are into manufacturing, who are into MSME, and who really want to understand how this entire market works. Thank you so much. Signing off for today. Nirali Pandya, Ek Soch, one idea that changed your life.